बस ठीक है, गॉट इट। हाँ भाई बच्चों बताओ, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? कार्नोट इंजन। समझ में आ गया था अच्छे से? यस सर। यस सर। कोई डाउट अभी तक जो पढ़ाया उसमें? कोई डाउट? आज मैं एक चीज और बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? फिर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। मान लो ये कंटेनर है, ठीक है? इसमें N1 मोल्स है मोनो एटॉमिक गैस की। कैसी गैस है इसमें? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस है इसमें, मोनो एटॉमिक गैस। और इसी के अंदर N2 मोल्स है डाई एटॉमिक गैस के। इसका इक्विवेलेंट CV क्या होगा? तो देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इसको, अगर मान लो ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर मैं इसको Q अमाउंट ऑफ हीट देता हूं या डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट देता हूं, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, N1 का या N2 का? इनिशियल टेम्परेचर मान लो दोनों का T0 था, किसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा? बोलो, किसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा? एक ही कंटेनर में दोनों गैसेस। बताओगे नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे? सर N2। दोनों का सेम ही बढ़ेगा यार। एक चैम्बर में आप 5 टाइप की गैस रखो, सबका टेम्परेचर सेम ही होता है। एयर के अंदर आपके पास सारे मिक्सचर है, CO2 भी, ऑक्सीजन भी है, अलग अलग टेम्परेचर है क्या सबका? कॉमन सेंस वाली बात है ना एकदम, हाँ है ना? तो टेम्परेचर क्या है सबका? सेम। सेम है। अगर सबका टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब सबके टेम्परेचर में सेम ही चेंज आया होगा। तो मोनो एटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी बड़ी होगी? N1 CV1 प्लस डेल्टा टी। मैं मान लेता हूँ डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज आया, हाँ या ना? बात समझ में आई है नहीं? बोलो भाई। यस सर। सर CV कैसे हुए? मोनो एटॉमिक गैस का CV क्या होता है? CV1 FR/2 होता है ना, तो 3/2 R हो गया ना मोनो एटॉमिक गैस का CV1, आया ना? यस सर। भाई डेल्टा टी दोनों गैसेस का सेम है, प्लस दूसरे का कितना टेम्परेचर? N2 CV2 इंटू डेल्टा टी। भाई टेम्परेचर का चेंज तो इस गैस का और इस गैस का सेम ही आएगा अगर सेम ही चैम्बर में, हाँ या ना? यस सर। ये टोटल, इसको भी कुछ हीट मिली, इसको भी कुछ हीट मिली, इंटरनल एनर्जी दोनों की बढ़ गई। ये किसके बराबर है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन तो क्या चीज है? वर्क डन किसके बराबर है? जीरो। 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 तो जो हीट की वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में गई होगी, हाँ या ना? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N1 प्लस N2 इस कंटेनर में, CV इक्विवेलेंट, हाँ या ना? यस सर। यस इनटू सर। डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम इसमें? सर ये लास्ट तक नहीं समझ आया। यार अगर मान ले दोनों गैसेस को मान ले N1 N2, डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज है, तो ये CV1, ये CV क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट नहीं आ जाएगा, यस सर। है ना? इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? मेरे हिसाब से डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी गायब हो जाएंगे, तो CV sir. इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? क्या लॉजिक समझ में आ गया? अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो उसका इक्विवेलेंट ऐसे आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अगर ऐसी
5 टाइप की गैसेज उनका मिक्सचर होगा तो क्या आएगा फॉर्मूला? सर फिर 5 तक जाएगा N5CV5। बिल्कुल, अब समझ में आ गया लॉजिक एकदम। Yes, sir. जनरली Yes, sir. लोग इस फॉर्मूले को रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, देख के ही पता चल जाएगा। सही बात है ना एकदम? Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लो ये बात लिखो। सर हाँ सर जब इस चैप्टर के एंड में सर आप सारे फॉर्मूला जो यूज हुए थे भेज दोगे सर ग्रुप में? बिल्कुल भेज देंगे, आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, भेजने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुम बोल रहे तो भेज ही दूंगा। लिख लिया? Yes, sir. सर बस 1 मिनट। सर आज डॉपलर इफेक्ट भी करना है। क्या बेटा? डॉपलर इफेक्ट। वो भी करेंगे। एक बार इस पिछले चैप्टर को एकदम कंक्लूड कर देते हैं ना, पूरा खत्म कर देते हैं एकदम। ओके सर। लिख लिया? यस सर। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ये पिस्टन है, N1 moles मोनोएटॉमिक, N2 moles डाइएटॉमिक, और मैं कहता हूं ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस है। अगर ये आइसोबैरिक प्रोसेस है तो इक्विवेलेंट सीपी किसके बराबर होगा? पहले तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दूं तो किसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा? सर दोनों का सेम होगा। दोनों का सेम ही चेंज होगा। इस केस में कुछ वर्क भी होगा, N1 ने ज्यादा वर्क किया है, N2 ने ज्यादा वर्क किया, सर N2। दोनों ने बराबर ही किया। भैया ऐसे थोड़ी है कि इन मॉलिक्यूल्स का अलग प्रेशर होगा, इन मॉलिक्यूल्स का अलग प्रेशर होगा, प्रेशर तो सेम ही है भाई। आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हो, ठीक है, तो आप बोलते हो अरे यार ये तो ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए ये प्रेशर है, हाइड्रोजन ज्यादा होती तो ये ज्यादा आता है यहाँ पे, ऐसा करते हो क्या कभी? ओ सर। तो फिर ऐसे फील आ रही है जो मैं बात बता रहा हूं? लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे इस बात को? हाँ या ना? यस सर। तो इस केस के अंदर N1 के कारण क्या हुआ होगा? N1 CP1 इंटू डेल्टा टी, इतनी एनर्जी इसके पास गई होगी। दूसरे के लिए क्या होगा? N2 CP2 इंटू डेल्टा टी, हाँ या ना? और ये किसके बराबर होनी चाहिए? जो टोटल हीट गिवन है, क्योंकि डेल्टा टी टेम्परेचर तो चेंज सेम है, और ये किसके बराबर होना चाहिए? N1 प्लस N2 C P इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? No, sir. ओ सर। मेरे हिसाब से डेल्टा टी गायब, Cp इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? N1 Cp1 N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2, हाँ या ना? बोलो। यस सर। अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट गामा किसके बराबर हो जाएगा? गामा इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा?
CP equivalent by CB equivalent. क्या आ जाएगा गामा इक्विवेलेंट? बोलो। NCP1 plus N2CP2 by NCV plus NCV2. बहुत बढ़िया। एवा मतलब रटने की जरूरत पड़ रही है क्या इसको? No, sir. रटना तो है पर लॉजिकली समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हुआ क्या है। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. पक्का? समझ में आ गई तो लिख लो इसको। लिख लिया? No, sir. लिखो लिखो। सर हाँ सर जैसे उस पे था CPQ, बाकी में CP इक्विवेलेंट था, बाकी उसमें सर इसमें भी तो जैसे P का इक्विवेलेंट आ चुके थे खाली, जिससे उसमें गामा का इक्विवेलेंट डाला खाली। क्या चीज है? तो जैसे खाली गामा इक्विवेलेंट डाला, वहाँ पे CP गामा इक्विवेलेंट नहीं डालता, तो सर यहाँ पे भी तो हम सर CP इक्विवेलेंट की जगह डाल सकते हैं खाली P इक्विवेलेंट। कैसे डालेगा बताना जरा मेरे को, पुट करके देख। तेरा कोई भी फॉर्मूला हो इसको वेरीफाई करना चाहिए। तू CP1 को गामा की फॉर्म में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। CP को गामा की टर्म्स में कैसे लिखते हैं बताओ? CP होता है गामा R अपॉन गामा -1, पता है तुम्हें? और CV क्या होता है? R अपॉन गामा -1। ये पता है या नहीं पता है बताओ? बोलो भाई। पता है? डिराइव करके देखो, ये डिराइव हो रहा है क्या तुमसे? डिराइव करके देखो इसको। हो गया डिराइव? यार बोलते नहीं हो तुम। देखो मेरे को एक बार बताओ। अच्छा कर रहे हो क्या? मैं बताऊं या तुम ही फिर करोगे? एक मिनट सर, पैक वाला से पिछले वाला खोल पेज दिखा। थैंक यू सर। अब मैं एक चीज कहता हूं तुम्हें, जो कह रहा था ना कि वो फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, डायरेक्ट मत बनाया करो, इन फॉर्मूलों को यूज कर लिया करो।
अब CP1 की जगह क्या लिखो, गामा R1 अपॉन ये चीज, गामा R2 अपॉन ये चीज, इनको लिखोगे तो देखो ये और ये गायब हो जाएंगे सारे के सारे। ध्यान से देखो तुम, सर कैसे? ऐसे। यही होता ना गामा। यस सर। यही है फॉर्मूला। यस सर। तो गामा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी गामा की वैल्यू। बोलते जाओ फटाफट। यस सर। यस सर। यस सर आ जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हो, यस सर। अब ये f की वैल्यू इनके अंदर पुट करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। देखो CV के अंदर पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, f की जगह 2 से 2 गायब हो जाएगा तो R अपॉन गामा -1 आ जाएगा। यस ये सर। f की वैल्यू इसमें पुट कर दो भाई, ये f की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो ये चीज आ जाएगी। बोलो। यस सर। तो आ गई। यस सर। अब ऐसे ही CP की वैल्यू भी निकाल सकते हो आराम से। यस सर। यस सर। तो CV की वैल्यू आई जाएगी, इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, गामा 1 इंटू R अपॉन गामा 1 -1 प्लस N2 गामा 2 इंटू R गामा 2 -1 अपॉन N1 R अपॉन गामा 1 -1 प्लस N2 गामा 2 R अपॉन गामा 2 -1। इसको सॉल्व करके देखो क्या ये चीज आती है क्या। अभी मानव जोत ने कहा सर इसको ऐसे नहीं कर सकते, देखो ये सॉल्व हो गया, ये चीज आती है क्या, देखो। नो सर नहीं आ रही, है सर नहीं आ रही, हम नहीं आ रही ना, सर नहीं आ रही। तो जब नहीं आ रही तो क्यों दुखी होना है। कई बार दो गैसेस का गामा दे रखा होता है ना, लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं। इवन कई किताबों में भी दे रखा है फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना। आप बताओ लगाओगे इसको कभी। नो सर। ठीक है, सीधा सीधे तरीके से सॉल्व कर लेना भाई, आई बात समझ में। अगर ये रिड्यूस हो गया ये बनता तो इसको यूज कर लो, अगर रिड्यूस आपसे नहीं हो रहा तो फिर इसको यूज करना। क्या बात समझ में आ गई सबको। यस सर। अच्छे से एकदम बढ़िया। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो एक चीज और बता देता हूँ तुम्हें। तुम ये बताओ तुमने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई है। कौन सी? एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई है। यस सर। अच्छा, सारा टॉपिक सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए।
सर सारे नहीं, थोड़े किए हुए हैं सर, आधे कर लिए हैं, अभी आधे रह गए। सर सारे नहीं किए। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि होता क्या है इसमें। इसके अंदर एक चीज है एनसीईआरटी के अंदर, जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट वाला पोर्शन पढ़ा था तुमने, वाटर की स्पेसिफिक हीट निकाली थी। अब सुनो, मैंने एक चीज बताई होगी, सॉलिड के अंदर एक मॉलिक्यूल को सराउंड करने वाले कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितनी डायमेंशन के मोशन रिस्ट्रिक्टेड है इसके? 3। एक एक्सिस ये, इसके अलोंग वाइब्रेशन, इसके अलोंग वाइब्रेशन और इसके अलोंग वाइब्रेशन, हाँ या ना? और एक वाइब्रेशन के अंदर, इसके अंदर कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होते? ट्रांसलेटरी। और कौन से नहीं होते? रोटेशनल। रोटेशनल। रोटेशनल नहीं होते, हाँ या ना? तो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होंगे, हर एक एटम रेस्ट्रिक्टेड है, हर एक एटम का जो मोशन है, हाँ या ना, उसमें इस एक्सिस के अलाउंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? इसके अलाउंग भी 2 होंगे और इसके अलाउंग भी कितने होंगे? 2 होंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है। जैसे मेरे को ये बताओ, एल्यूमिनियम जानते हो? एल्यूमिनियम यस सर। Yes, sir. एटॉमिक नंबर बोलो इसका 13। और Okay. मास, मास कितना है इसका, एटॉमिक मास? नहीं बताओगे यार? पीरियोडिक टेबल आती है तुम्हें? यस सर। हाँ, तो कितना है इसका मास? सर 27 एल्यूमिनियम। 27, गुड। एल्यूमिनियम सॉलिड है या गैसेस है? सॉलिड। Solid. सर। एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स बनते हैं क्या? यस सर। क्या मॉलिक्यूल होते हैं नो एल्यूमिनियम? सर। नहीं सर, नहीं होता। नो सर। अब सुनो, तो अब मैं एक्चुअली इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं, क्या? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हमारे पास 2 तरीके से मिलती है, एक तो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट, एक होती है, हम सिंपल बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के अंदर बोलते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए या हीट चाहिए किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने, या 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए, हाँ या ना? नहीं ये बात समझ में? और सर मैंने कहा स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ या ना? यस सर। और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? फॉर 1 मोल। The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade. अभी भी नहीं ये बात समझ में? आगे। सर थोड़ी थोड़ी आई। थोड़ी थोड़ी क्या ही, एक में यार मोलर स्पेसिफिक हीट है कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। 1 kg ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कराने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। अभी भी नहीं बात समझ में भाई? एक सर बार आगे। पर यूनिट मोल, एक बार पर केजी, इतना ही डिफरेंस है। अब जैसे वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट हम कभी ऐसे बताते थे क्या कि 1 मोल की स्पेसिफिक हीट ये है? हम कैसे बताते थे स्पेसिफिक हीट उसकी? 4200 जूल पर केजी, हाँ या ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड।
सर Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? सर एक मिनट रिपीट कर दोगे सर स्पेसिफिक हीट का वापस से? हैं? सर स्पेसिफिक हीट वापस रिपीट कर दोगे? बोल, तेरे को क्या समझ में आया ये बता। क्या होता है स्पेसिफिक हीट, बता बेटा, तेरे को क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर वो अमो हाँ बोलो बोलो। बोलो बेटा। सर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। यूनिट मास मतलब गिवन मास, दैट इज, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 केजी पानी का टेम्परेचर मान लो आपको 1 डिग्री से बढ़ाना है, दैट इज आपके पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी 1 केजी पानी के बराबर होता है। 1 लीटर पानी को आप कितनी हीट दो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, वो क्या होगी, उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। अभी भी नहीं आई बात समझ में? चलो सुनो, अब यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब देखो यस सर। सर एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? एल्यूमिनियम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? बोलो भाई, एल्यूमिनियम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 6 6 होंगे, एक के अलाउंग 3 है तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, हाँ या ना? तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है, F/2 N इंटू आर इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा यू किसके बराबर आ गया? 6 पुट करोगे क्या आ जाएगा? 3। एक मोल की बात कर रहा हूँ 1 आर, और डेल्टा टी भी क्या रखना है? 1, हाँ या ना? तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 3R। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314। तो ये लगभग कितना जूल आ जाएगा? 25.226। लगभग 25 जूल आ जाएगा। यस सर। तो आप 25 जूल ऑफ एनर्जी अगर 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को दोगे तो उसका टेम्परेचर कितने से चेंज हो जाएगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, 1 डिग्री। यस सर हाँ या ना? यस तो सर। 1 केजी एल्यूमिनियम में कितने मोल्स हैं? 1 केजी में दैट इज 1000 ग्राम डिवाइडेड यस बाय सर। 27 ग्राम, हाँ या ना? तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1 केजी के अंदर। यस। कितने आ जाएंगे लगभग? इनटू इतने नंबर ऑफ मोल्स 1 केजी में, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से। लगभग ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? लगभग ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 925। कुछ ऐसी आनी चाहिए। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट देखें क्या? यस सर। अभी देखते हैं एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट, एक मिनट दो। और अगर ये डेटा देखो करेक्ट हुआ तो एकदम मजा आ जाएगा ये बात सुन के, देख के तो।
ब्राइटनेस कम करो उसका। ये रहा एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट लगभग कितनी है, दिखाई नहीं दे रहा ना तुम्हें? ब्राइटनेस कम करो। सर नहीं दिख रहा। अब दिखाई दे रहा है? नो सर। थोड़ा ब्लर है। फ्लिकर हो रहा है, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? दिख गया तो सर। दिख रहा है। क्या आंसर है? बोलो। 24.3। अरे ये देखो ना 900 जूल आया ना, यस सर। यस सर। वो पर ग्राम है तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, आंसर आ रहा है ना सेम? Yes, sir. यस सर। कैसी लगी ये बात? एक मजे की बात देखो, लगभग है ना, यहां तक देखो तुम, इससे ऊपर मोलर स्पेसिफिक हीट सारे सॉलिड्स की लगभग सेम ही है जो मोनो एटॉमिक है, हाँ या ना? यस सर। तो जब सेम ही है तो मोलर स्पेसिफिक हीट सारे सॉलिड्स की मोनो जो एटॉमिक फॉर्म के अंदर है, हाँ या ना? उन सब की क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। देखो लगभग लगभग हल्का फुल्का चेंज होगा, हाँ या ना, पर मोल में। यस सर। लेकिन हर एक केजी में सबके मोल्स अलग अलग होंगे क्योंकि सबका मास ही अलग अलग है ना। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। पक्का? अब ये बताओ वाटर कितने मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, कितने एटम से मिलके बना होता है? 3। 3। तो एक मॉलिक्यूल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 6 इसके, 6 इसके और 6 18। इसके, हाँ या ना? तो टोटल कितने हो गए? 18. 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। तो F/2 n इंटू R इंटू डेल्टा टी, यही आएगी एनर्जी। ये कितना आ जाएगा? 9, n की वैल्यू 1, R डेल्टा टी की वैल्यू 1, आया ना? बोलो। यस सर। 9 डिग्री R ऑफ की वैल्यू फ्रीडम लगभग 6 कितनी तो आएगी? सॉलिड्स के लिए होता था ना है सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 सॉलिड्स के लिए होगा ना? वाटर के लिए भी मान लो, ओके सर। ठीक है? ओके सर। हाँ अब बताओ कितना आ जाएगा 9 R लगभग? सिक्सटी 65 कैसे आएगा यार? 9 8 जा 72 तो वैसे ही हो गया 8.314। सर हाँ तो यहाँ पे एनो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? किसकी? 1, एक मोल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं ना। यस सर। सर फिर टेम्परेचर की डेल्टा टी? टेम्परेचर चेंज भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके सर। हाँ बताओ 75। करीब 74 75 आएगा। अरे यार ये देखो यही तो दे रखा है, आया ना? यस सर। वाटर का मास कितना होता है सर H2O बोल की मॉलिक्यूल का? ब्राइटनेस प्लीज कैमरे की कम कर लीजिए, फ्लिकरिंग हो रही है बहुत ज्यादा। फ्लिकरिंग हो रही है ना? चलो यार मैं इसे पढ़ाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरे से चेंज नहीं होगा अभी वो। अब ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तो मैं कह रहा था कि वाटर के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी आ गई थी लगभग? 75 सर। यस सर। पर मोल।
वाटर का मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या है वाटर का? 18,000 ग्राम को डिवाइड कर दो, दैट इज 1 kg वाटर को 18 से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आंसर? लगभग 18 4 या 72। यस सर। हाँ है ना? तो 4.1 समथिंग समथिंग आएगा। यस सर। 4.1 कुछ भी तुम देख लो, 6 तो करीब इतना आ जाएगा। सर 4166 आ रहा है। क्या रहा है? 4166 सर 4166.6। चलो 66.6 मान लो, तो यार यही आती है लगभग वाटर की स्पेसिफिक हीट। यस सर। तो इसका मतलब जो चीज है ये कई जगह कंसिस्टेंट है, कई जगह नहीं भी मिलेगी आपको, है ना, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट काम कर जाता है। तो एवा बताओ, तुमने ये इस टॉपिक की रीडिंग लगाई थी एनसीईआरटी से? ये केटीजी में भी और थर्मोडायनेमिक्स में भी दे रखा पूरा। हाँ भाई, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक केस में मतलब लागू होगा, जैसे मतलब जैसे वाटर में ऐसे सॉलिड में होता है ना, तो अगर गैस में सब में होता है ये कॉन्सेप्ट, पर एग्जैक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम पता नहीं चलते कई बार। हाँ भाई, रीडिंग लगाई थी केटीजी की और थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा था क्या तुमने? बोलते ही नहीं हो। सर नहीं पढ़ा था। तो पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ, एक मिनट पिछली शीट दिखाना। ये देख लो और ये भी देख लो। सर इसके बाद कौन सा टॉपिक करवाओगे? तुम बताओ कौन सा करवाऊं? डॉपलर इफेक्ट करवा देता हूँ। ओके सर। दो चीजें हैं, या तो मैं आज डॉपलर इफेक्ट करवा दूं, या अब हम थोड़े क्वेश्चन कर लें और कल डॉपलर इफेक्ट कर लें। सर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेना केटीजी थर्मो के। यस सर। चलो ठीक है, अब इसको हटा दूं? यस सर। रिकलेक्ट कर लो सारे पॉइंट एक बार। ये क्वेश्चन करोगे? ये क्वेश्चन करो, जो बात नहीं समझ में आए वो बताओ मेरे को। क्वेश्चन की रीडिंग लगाओ, आराम से समझने की कोशिश करो। नकुल कल करवा देंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी करवा देंगे कल, दोनों चीजें करवा देंगे। इस केस में मेरे को ये बात बताओ, तुम वर्क कैलकुलेट कर सकते हो क्या? वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है ये बताओ।
बेटा जी बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मेरे को, कुछ तो बोलो। सर 1670 1670 1670 1670 हाँ या ना? तो वर्क डन कितना आ जाएगा? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू डेल्टा V। तो कितना आ रहा है लगभग? 1670 into 10 raised to 5। सेंटीमीटर क्यूब को क्या तुम्हें नहीं लगता कि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहिए? ऐसा यूनिट यूज करोगे ना, यस सर। क्योंकि फोर्स पास्कल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ है ना? और आपका चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 1670 है। पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब था, अब कितना हो गया वॉल्यूम? 1671। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? यस सर। ठीक है, जब तुम्हें ये बात समझ में आई तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? कितना आ रहा है? कितना वर्क किया है इसने सराउंडिंग पे? सराउंडिंग पे कितना वर्क किया है? ऐसे मत करो यार। 167 हाँ 167 167 जूल यस। लिख लो तो 167 जूल वर्क किया है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है या आइसोबैरिक है? सर आइसोबैरिक। हैं? आइसोथर्मल। डिसाइड कर लो पहले। सर आइसोबारिक है। ये आइसोथर्मल भी है और आइसोबैरिक भी है। आई बात समझ में? सर कैसे? यस सर। देख लो, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा। हो रहा है क्या टेम्परेचर चेंज? नो सर। तो क्या रहा है? आइसोथर्मल। और प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा। आइसोबैरिक। कौन सा एक कंटेनर में बंद है? पानी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होता है, ओपन है तो स्टीम भी बन जाएगी तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहेगा। यस सर। तो ये दोनों चीजें हैं। आई बात समझ में? यस सर। एक सॉलिड को गर्म करते हो, है ना? एक सॉलिड को, जैसे एक स्टील बॉल को गर्म किया, वो कैसा प्रोसेस है? आइसोबैरिक है या आइसोकोरिक है? सर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक भी और आइसोबैरिक भी है, क्योंकि उसके वॉल्यूम में जो चेंज है वो लगभग नेग्लिजिबल सा है, हाँ या ना? थर्मल एक्सपेंशन के कारण। यस सर। तो वो आइसोकोरिक भी आइसोबैरिक भी है। ऐसा आपको सॉलिड्स और लिक्विड्स में मिलता है, गैसेस में ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि गैसेस के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते ही वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है। आई बात समझ में? बोलो भाई। यस सर। अब एक चीज बताओ, है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना? और वो क्या पूछ रहा है लास्ट में? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है? आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन
यार बताओ आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सर मैक्सिमम। देखो आंसर तो तुम बता ही दोगे, मेरे को पता है। मैं बोल रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 0। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, हाँ या ना? और कोई भी ऑप्शन 0 नहीं है, देख लो तुम, है कोई ऑप्शन 0? नो सर, तो नो ये सर। गड़बड़ क्या है? ऐसा क्या हो रहा है इसमें? सर लेटेंट हीट ऑफ प्रेजेंट। क्योंकि ये आइडियल गैस नहीं है। आइडियल गैस के अंदर होता था, आपको पता है, इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन था। लिक्विड्स के अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी का भी तो चेंज हो रहा होगा भाई। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे तभी तो लिक्विड फॉर्म में थे। जब उतना अट्रैक्शन नहीं रहा तब तो गैसेस में कन्वर्ट हो ही गए, वेपर्स में। क्या ये लॉजिक समझ में आया तुम्हें? यस सर। यस सर। पक्का? अब सुनो, तुमने कहा कि वर्क डन किसके बराबर आ रहा है? 167 जूल के, आया ना? यस सर। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर है। और हीट कितनी गिवन है? तो इसमें से 167 माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा? सर 2089। 2089। ये आ रहा है आंसर? मेरा टारगेट तुम्हें ये नहीं बताना इन चारों में से आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने काफी चीजें डिस्कस की हैं। क्या क्या चीज डिस्कस की है तुम बताओ? क्या क्या पंच पॉइंट्स बताए मैंने इसके क्वेश्चन के थ्रू, लॉजिकली जो आपको सोचना है? सर वो आइडियल गैस वाला, ये आइडियल गैस नहीं है। बिल्कुल। एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सॉलिड है, ये सॉरी लिक्विड है। तो हमेशा ये मत सोचना कि इंटरनल एनर्जी का चेंज सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने से ही होता है। वो सिर्फ आइडियल गैस में होता है, बाकी जगह चेंज हो सकता है। और यूनिट मैचिंग। बिल्कुल। एट ए टाइम दो टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं, आइसोकोरिक आइसोबैरिक भी हो सकता है, आइसोथर्मल आइसोबैरिक भी हो सकता है, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। समझ में आ गया अच्छे से? ये इसका आंसर था, सॉल्यूशन इसका, पर मैंने वैसे बता दिया तुम्हें। इसका क्या आंसर आएगा लगभग? देख के ये आइडिया लग रहा होगा ना, सेम ही आंसर है ना? ये करो सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन करो। पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना है तुम्हें, ठीक है ना? जल्दबाजी नहीं है कोई भी।
सर फर्स्ट लग रहा है, सर फर्स्ट लग रहा है, जोर से बोलो। सर फर्स्ट लग रहा है। फर्स्ट लग रहा है, ए लग रहा है आंसर। यस सर। लॉजिक क्या है ये बताओ। यस सर। अब मैं कहूँ इस बुक का अगर मुझे शेप चेंज कर, लॉजिक बोलो। एवा बताओ। इंटरनल एनर्जी यहां पर यूए कितना है, 10 जूल। ए बी सी पाथ के लिए बता रहा है, सॉरी ए डी सी के लिए हीट एब्जॉर्ब कितनी है, 50 जूल है। और वर्क डन क्या है यहां से यहां तक जाने में, 20 जूल। वर्क पॉजिटिव है, यस कितना है, 20 जूल है। तो इंटरनल एनर्जी में कितने का चेंज हुआ है, हाँ भाई यहां तक पहुंचने में इंटरनल एनर्जी का क्या चेंज हुआ है, डेल्टा क्यू किसके बराबर है, 50। डेल्टा यू किसके बराबर है, कैलकुलेट करना है। वर्क किसके बराबर है, 20। तो डेल्टा यू किसके बराबर आ गया बोलो, 30। तो बता क्यों नहीं रहे। तो यहां से यहां तक चेंज 30 जूल का है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी होगी, सॉरी इंटरनल एनर्जी एट बी कितनी होगी, 40 जूल। 40 जूल होगी। समझ में आ रही है बात। सर 40 बी पे होगी ए पे होगी? बी पे होगी, इंक्रीज की है ना ओके सर। यार। 50 दी 20 वर्क हुआ तो इतनी 30 जूल इसकी बढ़ी होगी इंटरनल एनर्जी। बढ़ी का मतलब क्या होता है, 10 से ज्यादा ही होगी। नहीं है बात समझ में। सर फिर 40 कैसे हुई यहाँ पे? तो यार 10 में 30 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यस सर। अगर मैं इस पाथ के आऊं तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी सेम ही आएगी या अलग आएगी, तो सेम होगी, क्योंकि ये एक कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है। बहुत बढ़िया। तो अब मान लो, अब उसने क्या दिया है, यहां से यहां जाते हैं ना, तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कितनी, 36 जूल आया ना। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है इस केस में। सर माइनस हो जाएगा फिर 36 में से 30, 40 में अब से तुम्हें 30। पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। डेल्टा क्यू कितना है इस केस में, 36 हाँ या ना। तो डेल्टा यू कितना है, डेल्टा यू जो चेंज किया वही था 30 प्लस वर्क। तो वर्क किसके बराबर आ गया, क्या ये बात समझ में आ गई सबको, बोलो भाई। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। Yes. एक आंसर तो मेरे को देख के ही पता था कि एकदम गलत है। कई बार लोग ऐसा तुक्का मारते हैं ना, यार ए बी सी डी में से एक तो मार्क करें, हाँ या ना, होता है नहीं होता। तो इनमें कौन सा Yes, आंसर था जो आप देखते ही मार्क कभी नहीं करते, तो 36 जूल, क्यों, क्योंकि वर्क तो हो रहा ही होगा कोई। अरे क्योंकि इस पाथ के अंदर वर्क ये आना चाहिए था और इसके अंदर वर्क ये आना चाहिए। तो इस पाथ के अंदर वर्क कम ही आना चाहिए ना,
तो इससे तो कम ही आना चाहिए ना 20 से। ये वाला नीचे वाला एरिया इस पूरे एरिया से तो कम ही होना चाहिए। यस सर। तो 20 से ज्यादा कैसे हो सकता है कोई आंसर? हाँ है ना? यस सर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है ये। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। यस सर। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ भाई, क्या आएगा आंसर? कौन सा आंसर होना चाहिए? पहले बताओ कौन सा नहीं हो सकता। ये मत बताओ कौन सा है, पहले बताओ कौन सा नहीं हो सकता। सर सी वाला। और डी वाला। क्यों नहीं हो सकते? सर इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज तो सेम ही आना सब में, है ना? यस सर। अब ए और बी में से कौन सा होना चाहिए? So B. ध्यान से देखो। सर ऑर्डर में सर ए वाला आना चाहिए। क्यों? शायद। क्यों? बोलो बेटा क्यों? क्योंकि सर जो पहले वाले का ग्राफ है उसमें वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें वर्क सबसे ज्यादा है। यस। सर ये समझ नहीं आया सर, बता दो। यहां से यहाँ आओगे, इसमें ये वाला वर्क होगा, दूसरे में ये वाला वर्क होगा, और तीसरे में ये वाला वर्क होगा। तो सबसे ज्यादा वर्क किस में है? फर्स्ट में। फर्स्ट में। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज तो सब में सेम ही है। तो जिसमें सबसे ज्यादा वर्क है, सबसे ज्यादा हीट उसी को देनी है, तो फर्स्ट में सबसे ज्यादा हीट देनी है। तो ये ऑप्शन हो गया। हाँ या ना? सर इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। हाँ, इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा सेम ही रहेगा बेटा।
बात समझ में आई सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। बहुत ज्यादा सिंपल हो गया ये तो। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो क्वेश्चन में। ये वाला बस। सर बी पार्ट 70 जूल। 70 जूल। -70। समझ में आ गया? यस सर। इसका आंसर बी। सर बी बी। एनर्जी। सर बी। बहुत सर बी। बढ़िया। इसका आंसर चलो ये तुमसे नहीं होगा, मैं बताता हूँ तुम्हें। सर ए। सर ए। बताता हूँ सर ए। अरे बताते हैं बेटा, बताते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है और इसमें गैस है, अगर इधर 0 प्रेशर है और ये पिस्टन इधर जा रहा है तो क्या कोई वर्क होगा क्या? नो सर। सर वर्क डन नहीं तो होगा, होगा। क्योंकि किसी फोर्स के अगेंस्ट ही तो वर्क करोगे ना यार। यस सर। तो जब इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये इधर अपने आप ही आ जाएगा, हाँ या ना? फोर्स Yes, sir. कोई लगाएगा तभी तो आप फोर्स लगा पाओगे, तभी वर्क हो सकता है। यस सर। तो इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन तो हो रहा है गैस का, लेकिन कैसा एक्सपेंशन है? फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब देखो, अब इसने बोला कि यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क लगा दी, इसमें है, ये वैक्यूम है, तो यहां से अगर मैं इस स्टॉप कॉर्क को हटा दूं, ठीक है, तो ये गैस इसमें इधर जाएगी। तो बताओ वॉल्यूम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा गैस का? यस सर हो रहा है। यस सर। तो ये बताओ Yes, क्या sir. बी आंसर हो सकता है आइसोपोरिक? नहीं सर नहीं हो सकता। नो सर। नहीं हो सकता। नो सर। मेरे को ये बात बताओ, सर प्रेशर भी तो चेंज होगा। अभी हाँ वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? सर हाफ। हाफ। तो क्या आइसोबैरिक होगा? सर। ये भी नहीं। नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया। अब ये बात बताओ, वॉल्स कैसी हैं? सर सर इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड है, तो हीट एक्सचेंज तो होगा नहीं। ये सर सर। नहीं होगा। यस सर। तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा एडियाबैटिक। यस सर। ए हो गया तो एडियाबैटिक हो गया। सर अगर हीट एक्सचेंज होगा तो आइसोथर्मल कांस्टेंट ही रहेगी तो यहाँ। अरे सुनो तो भाई सुनो तो। अब बात आती है आइसोथर्मल की। एक बार बताओ, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है क्या? नो सर।
क्यों? वर्क डन 0। हीट मिली नहीं, आया ना? ये चीज 0 है, ये चीज 0 है, तो ये चीज क्या होनी चाहिए? 0। और कोई ऑप्शन है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तो क्या इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है? नो सर। हाँ, सर नहीं होगा। नहीं हुआ। तो ये कैसा प्रोसेस और है? सर अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो सर आइसोथर्मल भी नहीं होगा। अरे यार, टेम्परेचर तो सेम ही रहा ना, अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा तो। फिर आइसोथर्मल भी होगा सर। आइसोथर्मल है। अब एक बार आंसर देखना, क्या आंसर बताया है? एडियाबैटिक। एडियाबेटिक। आइसोथर्मल क्यों नहीं बताया? आइसोथर्मल क्यों नहीं बताया? आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस होता है ये बताओ? सर जिसमें टेम्परेचर सर हीट टेम्परेचर कांस्टेंट। आप इस पे हर मोमेंट पे, हाँ या ना, थ्रू आउट द आप सिस्टम इसको हर मोमेंट पे रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट है ना, उसी से काम चल जाता है। पर आइसोथर्मल में इनिशियल और फाइनल स्टेट से काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता वो बताता हूं क्यों। इस केस के अंदर आपने एक चीज तो मान ली, तो एकदम खतरनाक बात बताऊंगा तुम्हें। आपने ये चीज तो मान ली कि इधर से गैस जब इधर जाएगी तो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। लेकिन एक बात सोचो, यहाँ पे 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स है, कभी ना कभी इधर मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स आए होंगे, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। तो 1000 मॉलिक्यूल्स इधर आ गए होंगे, तो अब तो इधर कोई ना कोई प्रेशर होगा जिसके अगेंस्ट और मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे होंगे, हाँ या ना? यस सर। क्या बात समझ में आ गई? तो अब जब जाएंगे, अब वर्क होगा या नहीं होगा? होगा सर। अब वर्क होगा ना? यस सर। तो अब ये आइसोथर्मल रहेगा? होगा। सर अब नहीं रहेगा। नो सर। नहीं रहेगा No, ना, sir. क्योंकि बाहर से तो हीट आ ही नहीं रही, तो कुछ वर्क हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो ही रही होगी। सो दिस इज नॉट एन ए फ्री एक्सपेंशन एग्जांपल। फ्री एक्सपेंशन का एग्जांपल यही होता है, लोग जनरली इसको भी फ्री एक्सपेंशन बोल देते हैं। अब समझ में आ गया आइसोथर्मल क्या नहीं है? यस सर। आइसोबैरिक भी नहीं है, यस सर। आइसोबैरिक भी नहीं है, तो क्या है? एडियाबैटिक। कैसा लगा ये सेशन? सर अच्छा लगा। एकदम समझ में आया? Yes, sir. चलो बच्चों, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।